पहला प्रश्न है, हरिशेर नाम निम्नलिखित में से किसका दरबारी कविता। बड़ा आसान सा प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि हरिशेर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। हरिशेर, इसके द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा गया। अब तो बता दो मेरे भाई, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन बोला जाता था। भारत का नेपोलियन, विसेंट स्मिथ ने बोला था भारत का नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। और उन्हीं का दरबारी कवि था हरिशेर, याद रहेगा। आगे आइए देखिए, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? कौन सा स्तंभ दोस्तों? तो अशोक स्तंभ, वो भी कहाँ वाला? इलाहाबाद वाला, ठीक है। वो किसके काल के बारे में बताता है? तो याद रखिए, वो समुद्रगुप्त के समय की बात बताता है। जी हाँ दोस्तों, अशोक स्तंभ है तो जरूर, लेकिन वो किसके बारे में बताता है? समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। और ये स्थित है इलाहाबाद में। इस पर समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हरिशेर ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन किया है उस काल का। और इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और इसी को दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रयाग इलाहाबाद का नाम था ना, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है, तो याद रखिए। और समुद्रगुप्त के बारे में तो आपको पता होगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा संगीत प्रेमी थे, क्योंकि कई सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि संगीत से उनको प्रेम था, ठीक। यहाँ पर अगला दे रहा है कि हरिशेर द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें से एक गलत है, बाकी 3 आपके सही हैं। तो आपको गलत वाला ढूंढना है। पहला दे रहा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं पढ़ते समय बताया था ना, आपको याद होगा टोटल कितने थे? उत्तर भारत में 9 शासक और 12 शासक जो थे वो दक्षिणापथ वाले में थे। आगे बोल रहा है, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। अपने साम्राज्य में उसने नहीं मिलाया था। हालांकि जो 12 शासक थे उनको हराने के बाद उन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। और उसके बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी। याद है आपको? अभी जल्दी हम लोग कवर किए थे, याद आना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्यों गलत हो गया? सिंपल सी बात है, अगर इसी को कहता है वो अपने राज्य में नहीं मिला है तो बात सही आ जाती। क्यों? क्योंकि उनको वापस कर दिया था कि भाई आप अपना राजपाट करो, क्योंकि आपने कर दिया सरेंडर। और अगला है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश, जिसको आंतरिक घेरा यानी पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे। बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त के राज्य के आसपास के जो क्षेत्र थे, जो पड़ोसी देश थे, वो इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और समय समय पर गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। और डी वाला है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे किया। ये भी बिल्कुल सही है, आप एग्जाम्पल मान सकते हो। तो बाह्य इलाके की बात करें तो कुषाण वंश, शक वंश, ये सब थे। श्रीलंका, इसने जो है श्रीलंका में भी शासन किया, बहुत कुछ था। और कई बार जो है देखने को मिला कि कई सारे राजाओं की पुत्रियों से उसका विवाह भी हुआ था। तो कुल मिला जुला के सही है। गलत क्या है? ये 12 शासक वाले, 12 भी सही है, हराना भी सही है, लेकिन उनके राज्यों को अपने में मिलाया नहीं था, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया था शासन करने के लिए। ओके, और अगला देखिए फिर क्या दे रहा है। चौथा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, ठीक है। इसमें से आपको बताना है। तो आपको पता होगा समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम, इन दोनों लोगों ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त ने, ठीक है, इन दोनों लोगों ने धारण किया था। तो समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में मिलता है, वहाँ महाराजाधिराज नहीं है, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त की माँ के नाम क्या था? कुमार देवी, याद है ना? तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? किसने शकों को हराया था? ये तो आपको पता ही होगा। किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उसके बाद ही तो इन्होंने शक संवत भी चलाया था, ठीक है। अच्छा, अंतिम शक शासक था कौन? तो रुद्र सिंह तृतीय जो थे ये अंतिम शक शासक थे, ठीक है। और अंतिम रूप से जो है शकों को परास्त किसने किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं की उपाधि थी विक्रमादित्य। इन्हीं के राज्य में नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। आगे देखिए, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करते थे? वही नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। बहुत सारे लोग थे, आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, बरामीर थे, और आपके वो क्या बोलते हैं,
सिंह थे, विक्रम बेताल नाम सुना होगा, ये सभी लोग थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 7वां है बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाण भट्ट, ये बताना आपको। तो हर्षवर्धन के यहाँ रहते थे बाण भट्ट, ठीक है। किसके यहाँ? हर्षवर्धन के यहाँ रहते थे। और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित। हर्षवर्धन ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्या था? कवि भी था, ठीक है। लेकिन उनके हर्षचरित किसने लिखा है? तो ये लिखा है बाण भट्ट ने, ओके। और इसी में दोस्तों हर्षवर्धन के शासन का पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? तो ह से हर्ष और ह से ह्वेनसांग, मैंने आपको पढ़ाया हूँ। और रही बात फायान की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। मेगास्थनीज दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके काल में आया था। और बताइए डायनोसियस किसके समय में आया था? डायनोसियस तो डायनोसियस आया था डायमेकस, वो बिंदुसार के टाइम वाले में, ठीक है। आगे देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? किसने रोका नहीं था, किसने लड़ाई होने के बाद हरा भी दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो हर्ष रहता है, राजा हर्षवर्धन, इन्होंने मगध को जीता, बंगाल को जीता, और इतनी सफलता मिलने से अब उनको लगा कि मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। और उन्होंने कूच कर दिया कहाँ पर? दक्षिण भारत की तरफ। और नर्मदा नदी को पार करके जैसे वो दढ़ने की ओर दक्कन की तरफ बढ़ने का प्रयास किए, उनकी लड़ाई हुई किसे? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से उनकी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में हार भी जाते हैं। उसके बाद से हर्षवर्धन कभी दक्षिण भारत की तरफ कूच नहीं की। अगला है कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम, बताइए। तो कांचीपुरम राजधानी थी पल्लवों की। पढ़ाए हूँ आपको, राजधानी के बारे में बताएं। तो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। और इसके आसपास के क्षेत्रों में कौन सी जगह आती है? तो कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास का क्षेत्र कौन सा है? कांचीपुरम है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे थी? ये बता दीजिए, बड़ा आसान सा है, एहोल। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल, मध्य प्रदेश में पड़ता है एहोल। ये चालुक्यों की पहली राजधानी थी और उनका एक स्पेशल मतलब प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। और धीरे धीरे दोस्तों एहोल एक धार्मिक केंद्र में परिवर्तित हो गया और यहाँ आगे चल के कई सारे मंदिर भी बने। और अगर बात करें चालुक्यों की, तो चालुक्यों का एक राजा था, राज्य जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। और चालुक्य नरेश के बारे में हम जान ही रहे हैं, किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। सबसे फेमस होते हैं पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, इनका राज्य कहाँ था? तो कृष्णा से लेकर तुंगभद्रा तक चालुक्यों का राज था, ठीक है। और इस क्षेत्र को रायचूर दोआब भी कहा जाता था। कोई दिक्कत आपको? और पुलकेशिन प्रथम की बात करें तो उसके दौरान, उनके समय के शासनकाल के दौरान चालुक्यों की जो राजधानी थी वो बादामी थी। बादामी या वातापी पढ़े हो ना, बाद में उसका नाम वातापी पड़ गया, स्टार्टिंग में बादामी था। तो ये सारा पॉइंट आप याद रखना। मदुरै जो यहाँ पे लिखा है, मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। किसकी? पांड्यों की। आगे है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। उधर हर्षवर्धन का बाण भट्ट, इधर रवि कीर्ति किसके? पुलकेशिन द्वितीय के। कोई दिक्कत नहीं। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? चालुक्य राजा थे, ठीक है। और रवि कीर्ति द्वारा जो रचित प्रशस्ति था उसी से पता चलता है कि इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे? हाँ, होता था ना, पढ़ाया हूँ ना बार बार। इसी वजह से दोनों का पतन भी हो गया। पल्लवों और चालुक्यों को क्रमशः चोलों और राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, ठीक है। पल्लवों को किसने किया? तो चोलों ने किया। और चालुक्यों को किसने किया? देखो चालू से चालू मत भिड़ा देना। चालुक्यों को किया राष्ट्रकूटों ने, और पल्लवों को किया चोलों ने, ठीक है। तो ये समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन, ध्यान से पढ़िएगा, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद जो थे वो अनुवांशिक हो चुके थे। बिल्कुल सही है। कुछ पद, सभी पद नहीं, कुछ पद, ठीक है। अगर सभी का देता तो गड़बड़ हो जाता। कुछ महत्वपूर्ण पद जो थे वो प्रशासकीय पद के जो अनुवांशिक हो चुके थे। आगे दे रहा, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर नहीं ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। हाँ, कई बार देखा गया कि एक ही व्यक्ति जो है कई पदों पर काम करता है। जैसे हरिशेर को ले लो, वो महादंडनायक भी था, कुमारामात्य भी था, और साथ ही साथ संधि विग्राहिक भी था, ठीक है। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट वो देखता था। और यहाँ पे नगर लिख के गड़बड़ कर दिया, ग्राम सही होगा। तो मतलब आपका हो जाएगा 1 और 3, यानी सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 15वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नगर श्रेष्ठी सार्थवा, प्रथम में कायस्थ, और 2 में, अच्छा ये बता रहा है किसको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो जो नगर श्रेष्ठी होता था उसको क्या बोलते थे? वो मुख्य बैंकर कहलाता था।
नगर श्रेष्ठी बोला था, नोट कर लो, कभी आ सकता है, देखो आगे एग्जाम में इसी तरह प्रश्न बनता है एग्जाम में, ठीक है। नगर श्रेष्ठी किसको बोलते थे? जो मुख्य बैंकर होता था या जो शहर का व्यापारी होता था उसको नगर श्रेष्ठी बोला जाता था। सार्थवाह किसको बोलते थे? तो जो व्यापारियों के काफिलों का नेता होता था, काफिले का, उसको सार्थवाह बोलते थे। प्रथम कुली के तो बड़ा सिंपल है, प्रथम कुली शिल्पकार को बोला जाता था, मुख्य शिल्पकार को। और कायस्थ जो होता था वो लिपिक का प्रधान होता था, ठीक है, वो होता था कायस्थ, ठीक है। तो याद रखिए पूर्व मध्यकाल या दक्षिण भारत के आसपास में इस तरह के जो है स्थानीय प्रशासन देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2 मिला लीजिए, 3 1 4 2, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जरूर करेंगे भैया, बताओ। कह रहा, पहला दे रहा है कि इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सामंत लोगों की बात बता रहा, सामंत पे बहुत बढ़िया मैं लेक्चर दिया था, आपको याद आ रहा होगा, यानी पहला सही है। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, क्यों? रेगुलर रहते थे नहीं थे, तो जब आवश्यकता पड़ती थी तो राजा बुलाता था और उसके बाद ही उनको कुछ पैसे वगैरह या ज़मीन वगैरह जो कुछ भी होता था वो दे के फिर वापस भी भेज देता था। जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे और उनको दबा करके वहाँ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर देते थे, और कई बार ऐसा देखने को भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 1 2 और 3 सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। यानी ऑलरेडी वो सुमेलित करके दिया हुआ है, बोल रहा है सभा किसे कहते हैं, उर किसे कहते हैं और नगरम किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। किसका किसका? सभा, उर और नगरम। तो यहाँ पे दे रहा है सभा, सभा के बारे में बता रहा है कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। ना ना ना, ये गलत हो गया। उर क्या कहलाता था? सभा कहलाता था। बताइए क्या सही है, बताइए क्या सही है? उर सभा कहलाता था। ओहो, नगरम शिल्पकारों का संगठन होता था। नहीं नहीं नहीं, अब बताइए क्या सही है। हमको पता है क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर सभा क्या होती थी? तो जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था उसे ही सभा कहा जाता था, और पहला वाला है सही। उर बोलते थे ग्राम सभा को, ये भी हो जाएगा सही। और बोल रहा है नगरम शिल्पकारों का संगठन कहलाता था। नहीं, नगरम जो है दोस्तों ये शिल्पकारों का संगठन नहीं कहलाता था। नगरम जो है व्यापारियों का एक संगठन कहलाता था, शिल्पकारों का नहीं। किसका? व्यापारियों का संगठन कहलाता था, ठीक है। अच्छा, उर वाला याद आ रहा है कि नहीं? जब मैंने बोला था कि उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है, उर, ठीक है, उर नामक ग्राम सभा वहाँ पे था। नगरम व्यापारियों का संगठन था। कुछ याद आया? हल्का फुल्का सोच लो, दिमाग पे जोर दोगे तो आ जाएगा। नहीं जोर जा रहा है तो आप फिर से एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 खोद के पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ये तो यार इतना फेमस नाटक है तो बच्चा बच्चा जानता है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये वही नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत की कहानी है और शकुंतला, उन दोनों लोगों की प्रेम कहानी दिया गया है, ठीक है। आगे है 19वां प्रश्न, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। वो इस तरह से अपने चित्रण करते थे अपने नाटकों में, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे बता रहा है कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, तो वो राज दरबार की बातें किया करते थे और ज़्यादातर नाटकों में उनका यह चित्र देखने को मिलता है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता है कि वह इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए, जबकि अन्य और लोगों और महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। उल्टा बोल दिया, जन सामान्य की भाषा प्राकृत थी, बाकी लोग क्या करते थे? संस्कृत बोलते थे। तो उल्टा लिख दिया, सही है, सेंटेंस सही है, बशर्ते क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। राजा और ब्राह्मण बोलते थे संस्कृत और जो जन सामान्य की भाषा थी, जो आम लोग थे, महिलाएं थी, वो लोग बोलते थे प्राकृत। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? केवल एक जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर का 20वां और आखिरी प्रश्न ये रहा आपके सामने, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा है कि पूर्व पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है, अपनी उत्पत्ति के 100 साल के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका बोले तो मिस्र वगैरह का बेल्ट हो गया, हाँ वहाँ भी है इस्लाम, स्पेन, ईरान और भारत तक फैल गया। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल सही है,
ठीक है, ये भी आपका राइट है। और यहाँ पे जो अरब कंट्री वगैरह भी यहाँ देना चाहिए था उसे। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब इन अपने साथ इस नए धर्म को भी लेके आए। हाँ, उसी वजह से तो भारत में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए 1 2 3, हाँ ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहा चैप्टर 11 से संबंधित जो प्रश्न थे वो। और अब आपको कवर करना है चैप्टर नंबर 12, और ज़्यादा नहीं 9 क्वेश्चन की बात मैं और करूँगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 और क्लास 6 और केवल 9 प्रश्न हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। ठीक है, और आज हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 6 के सभी क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर देंगे। मतलब अब अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे क्लास 7 के बारे में। पहला प्रश्न दे रहा है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। अरे कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में कुतुब मीनार का जो प्रांगण था, याद आया कुछ, वहीं पे था ना मेहरौली। ठीक है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। पढ़ाया था आपको, इमेज भी दिखाया था और बताया था 7.2 समथिंग मीटर थी, 20 या 21 फुट के आसपास जो है इसका ऊंचाई था, और 3 टन लगभग वजन था, यही था ना। तो एक चंद्र नामक शासक के बारे में भी जिक्र मिलता है, जो कि संभवतः कहा जाता है कि गुप्त वंश का रहा होगा। आगे देखिए, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 सही हैं और 1 यहाँ पर गलत है। और बोल रहा है स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला, बिल्कुल सही है। स्तूपों की सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। धातु मंजूषा नहीं यार, धातु मंजूषा गोल डिब्बे को नहीं बोला जाता है। मैंने बताया था कि उसमें या तो गौतम बुद्ध या तो उनके अनुयायियों की कोई हड्डी या कोई विशेष सामान रखा जाता है, उसको बोलते थे धातु मंजूषा, ये बोला था ना मैंने। ठीक है, चलो आगे फिलहाल देखते हैं। और अगला बोल रहा है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। हाँ बिल्कुल सही है, और ये भी सही है। और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। ये तो काफ़ी बाद में हुआ वेदिका वाला, तो फिलहाल तो सही है, फिलहाल तो सही है। और जो स्पेशली जो द्वार होते थे, बड़े अलंकृत करके द्वार बनाए जाते थे बढ़िया से डिजाइन करके, हैं, उस प्रवेश द्वार को तोरण बोलते जाता था। तोरण क्या बोलते थे, उसी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था, तोरण कहा जाता था। तो रही बात कि यार सही क्या गलत क्या, तो ये धातु मंजूषा वाला दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस गोल धातु के डिब्बे को धातु मंजूषा नहीं कहते थे। ठीक है, उसमें जो रखा जाता था शरीर का अवशेष, ठीक है, उस डिब्बे में उसको धातु मंजूषा बोलते थे। ठीक है, और स्तूप प्रायः इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर एक मिट्टी का टीला होता था। आगे देखिए, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रहा, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता है। आज भी कहलाता है यार मंडप, कोई नया काम थोड़े है। अच्छा फिलहाल एक बार और देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप नहीं, सबसे महत्वपूर्ण भाग जहाँ भगवान रहते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं उसको बोला जाता है गर्भगृह। क्या बोलते हैं, मंडप तो जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है मीनार टाइप में, वो मंडप होता है। वो सबसे महत्वपूर्ण मत बोलो, जहाँ भगवान है। मंदिर यार मंडप के लिए थोड़े फेमस है, मंदिर भगवान के स्थान के लिए फेमस है, जहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती है, यहाँ एक सभागार होता है जहाँ लोग, गर्भगृह में भगवान रहते हैं, मीटिंग नहीं होती, ये भी गलत है। और तीसरा दे रहा है, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो मंडपम करिएगा, ये पहला दूसरा हो जाएगा गलत, और तीसरा वाला हो जाएगा सही। और यहीं पर सबसे पुराना मंदिर मैंने बताया था कहाँ पर, भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, और महाबलीपुरम का एकाश्विक मंदिर, जो कि एक ही चट्टान के पत्थर से बनाया गया है। और एक दुर्गा मंदिर भी बताया था मैंने, एहोल में। ठीक है, ये सब जो है फेमस है, ये सब याद रखिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, केवल 3 सही है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 यहाँ पे सही है और कोई भी एक जो है वो गलत है। अब देखिए क्या गलत है वो आपको ढूंढना है, गलत वाला आपको ढूंढना है। पहला तेरा पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, बिल्कुल सही है। आगे है, इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ लिखी गई हैं। हाँ, वायु पुराण और विष्णु पुराण, ठीक है, बहुत कुछ इसमें। वायु पुराण में ही गुप्त शासकों के बारे में बताया गया है। अब बोलो, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सकें और जन सामान्य लोग पढ़ भी सकें, बिल्कुल सही है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे, ये हो गया गलत। जिनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे लोग पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, तो ये याद रखिए, यानी जो चौथा वाला है वही हो जाएगा गलत, बाकी सब जो है वो है सही यहाँ पे।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न दे दिया। तो याद रखिए, वेद व्यास जी पुराणों का संकलन किए थे, यहाँ तक कि महाभारत वगैरह का संकलन भी उन्होंने किए हैं। उग्रसर्वा ऋषि का नाम सुना होगा आपने, उग्रसर्वा जो थे वो लोमहर्ष के पुत्र थे, लोमहर्ष ऋषि के पुत्र थे, ठीक है। और वो भी जुड़े हैं इससे, लोमहर्ष जी भी जुड़े हैं इससे, ठीक है। ये तीनों लोग जुड़े हैं, लेकिन मंखक जो हैं ये नहीं जुड़े हैं। मंखक कौन थे? तो मंखक एक महाकवि थे, ठीक है, कश्मीर से बिलोंग करते थे। और इनकी एक रचना भी है दोस्तों, बहुत फेमस रचना है, मंखकोश। क्या नाम है? मंखकोश। और इनकी एक और रचना है श्रीकंठचरित महाकाव्य। क्या नाम है? श्रीकंठचरित महाकाव्य। तो याद रखें, मंखक को छोड़कर बाकी लोग पुराणों से संबंधित हैं। और ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से बाहर का था, ये मैं मानता हूँ। आगे है, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित हैं? ज्योतिष, खगोल और गणित। बताइए फटाक से, किससे संबंधित? तीनों से संबंधित हैं। आर्यभट्ट जो ज्योतिष के बारे में भी जानकारी रखते थे, खगोल, अब जो ज्योतिष को रखेगा तो खगोल तो जानेगा ही, और गणितज्ञ तो ऑलरेडी होगा। तो तीनों यहाँ पे हो जाएगा सही। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। अरे तभी तो गाना बना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। समझ रहे हो? आगे है, गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। ठीक है, ये कहाँ तक सही है इसको आपको बताना है। आगे है, रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती गिनते थे। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि रोम वाले क्या करते थे, ऐसा नहीं करते थे, शुरू में करते थे। और यहाँ पे जो दूसरा वाला है वो मुझे कुछ डाउट फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई, बाद में अरब। अरे यार, पहले अरब आए थे हमारे देश में कि पहले यूरोपीय आए थे? अरबों के बाद यूरोपीय आए ना, तो पहले यूरोपियों को ज्ञान होगा, बाद में अरबों को होगा। ये हो जाएगा गलत, यानी ये दो वाला। अब देखो यही सब होता है, ठीक है। पढ़ते समय दिमाग खोल के पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा। अब कितनी छोटी सी बात लिखा है, अगर आप जल्दीबाजी में पढ़े ना, तुरंत गड़बड़ कर जाओगे, तुरंत आपका दिमाग ही नहीं क्लिक करेगा कि ये गलत भी हो सकता है। तो आप ही सोचो ना, दिमाग लगाओ कि पहले अरब वाले आए थे कि पहले यूरोपीय आए थे? पहले अरब वाले आए थे ना, ठीक है। अरे यूरोपीय वाले तो यार सन 1498 में एंट्री मारते हैं, अरब वाले तो सीधे सीधे चले जाओ, मुगल के भी पहले चले जाओ, सब तो अरबी कंट्री के थे ना। मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद कासिम था, ठीक है ना। ये सब कहाँ से आए थे? 712 से ले लो, सब अरबी तो आए थे, 1000 साल पहले अरब आए थे, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे 2 वाला हो जाएगा गलत, मतलब 1 और 3 हो जाएगा आपका सही। ओके, आगे देखिए 8वां प्रश्न, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। और जब कागज का खोज किया था चीन ने, तो काफ़ी समय तक जो इसको छिपा के भी रखा था। और मैंने बताया था वहाँ एक लून नाम का व्यक्ति था जिसने कागज़ का खोज किया था। धीरे धीरे कोरिया तक पहुँचा, और कोरिया के बाद जापान, और जापान के बाद फिर अलग अलग जगह पे फैल गया। बाद में फिर कागज़ जो है बनना शुरू हुआ। और आज के लिए आखिरी प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और वाह, ये बेहतरीन क्वेश्चन दे दिया, काव्य और रचनाकारों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सिलप्पादिकारकम, बताइए सिलप्पादिकारकम तमिल का महाकाव्य है, किसने रचना किया है? 5-6 बार पढ़ा था, इलांगो इलांगो इलांगो, याद आया? इलांगो। सिलप्पादिकारकम की रचना किसने किया है? इलांगो ने किया है, ठीक है। और उसके बाद है मणिमेखलई, बताइए मणिमेखलई, ये भी जो है तमिल का एक महाकाव्य है। और इसको किसने लिखा है? सत्यनार। मणिमेखलई को किसने लिखा है? सत्यनार ने लिखा है। मेघदूतम, ये ऑलरेडी रचना है किसकी? कालिदास की। और रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। 4 3 2 1 मतलब आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 4 2 3 1, देख लीजिए नीचे कौन सा सही हो सकता है। 4 2 3 1 मतलब आंसर वाला हो जाएगा सी। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और हैप्पी एंडिंग हो गई। आज आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। अब दोबारा क्लास 6 के एनसीईआरटी से कभी मुलाकात नहीं होगा। अब हम लोग एंट्री करेंगे नए चैप्टर में, नए विषय में, ठीक है।